तो हेलो बच्चों, फुल एनर्जी के साथ स्वागत करता हूं आपको इस सिविक्स के क्लास में। और आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सतह की साझेदारी की कार्यप्रणाली। जो सतह की साझेदारी है वो क्या होती है, आज के इस क्लास में जानेंगे हम लोग कि सतह की साझेदारी क्या है और सतह की जो साझेदारी है वो क्यों ज़रूरी है, ठीक है ना, क्यों आवश्यक है। तो मैं सोनू एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस सिविक्स के क्लास में। और आज हम लोग जानने वाले हैं सतह की साझेदारी क्लास 10th, बिहार बोर्ड क्लास 10th का ये क्लास है। जितने भी बिहार बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए ये सुनहरा मौका है। और एक क्लास अपलोड हो गया है क्योंकि इसमें हम कोई भी किताब का लॉन्ग थ्योरी, लॉन्ग टॉपिक्स के बारे में चर्चा नहीं करने वाले हैं। इस क्लास में हम वैसे ही क्वेश्चन की बात करेंगे जो एग्ज़ाम से संबंधित हो, बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाए सेम टू सेम, ऐसे क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन जो बोर्ड एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। चैप्टर 1 का क्लास अपलोडेड है, उस क्लास को भी आप लोग जाकर देख लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए मेरे चैनल पर सभी प्रकार के क्लास होते हैं, सभी प्रकार के वीडियो आते हैं। तो आपको हो सकता है कि आप वीडियो के माध्यम से खोजें, थोड़ी सी तकलीफ हो, लेकिन आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर खोजिएगा तो हर एक चीज़ का प्ले लिस्ट बनाया गया है, इसलिए आपको कोई समस्या नहीं होगी। और उसका लिंक भी ऊपर आई बटन पर हम डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन में भी पिन कर देंगे ताकि आप लोगों को असुविधा ना हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है सतह में साझेदारी का कार्यप्रणाली, यानी लोकतंत्र में सतह की साझेदारी। सबसे पहला प्रश्न यह बनता है कि सतह की साझेदारी का अर्थ क्या है। भाई सतह का साझेदारी होता क्या है। तो देखिए सतह की साझेदारी की बात करें, जैसे मान लीजिए हम लोग आम लोग हैं, आम आदमी हैं, एक गवर्नमेंट है, सरकार है। तो सरकार और आम व्यक्ति दोनों मिलकर जब किसी कार्य प्रणाली को करते हैं तो उस व्यवस्था को सतह की साझेदारी कहते हैं। यानी जो सतह है, जो सरकार है, लोकतंत्र है, उसमें हमारी भी भागीदारी हो, हम लोग भी अपना विचार रख सके, सरकार को बता सके कि नहीं ये गलत है सही है, सरकार हमें बता सके, यानी मेल मिलाप, इसी को सतह की साझेदारी कहते हैं। आम जनता और गवर्नमेंट दोनों मिलकर एक साथ काम करें तो सतह की साझेदारी कहलाता है। तो इस पूरे चैप्टर में हम ये जानेंगे कि सतह में साझेदारी के कार्य प्रणाली क्या है, सतह में साझेदारी का अर्थ क्या है। इस पूरे लेक्चर में, आज के लेक्चर में हम ये समझने वाले हैं, ठीक है। आइए पहला प्रश्न बनता है कि सतह की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है। बहुत ही जरूरी है सतह की साझेदारी लोकतंत्र के लिए, क्योंकि सतह की साझेदारी ही लोकतंत्र का मूल मंत्र है। लोकतंत्र को यदि चलाना है तो उसमें सतह की साझेदारी जरूरी है। यदि सतह की साझेदारी नहीं रहेगी तो लोकतंत्र को नहीं चलाया जा सकता है, ठीक है ना। लोकतंत्र का अर्थ ही हुआ लोक का राज, लोगों का राज। लोगों का राज रहना जरूरी है, अर्थात लोगों का साझेदारी करना जरूरी है। बिना लोगों के साझेदारी के हम किसी भी सतह को नहीं चला सकते। यानी लोकतंत्र में जनता ही हमारी शक्तियों का स्रोत है। लोकतंत्र में जनता ही हमारी शक्तियों का स्रोत है, लोकतंत्र का स्रोत है, और वही उपभोग करने वाली है। अर्थात समझ रहे हैं बात, समझ में आ रहा है। मैंने कहने का अर्थ हुआ कि लोकतंत्र, मान लीजिए कोई गवर्नमेंट है, वह गवर्नमेंट कहाँ से चलाती है, अर्थात बात करें हम तो मान लीजिए गवर्नमेंट हो गया। गवर्नमेंट जो है ना, हमसे ही टैक्स के रूप में, हमसे ही अपने पैसे रुपये हर चीज़ को वसूलता है, लेता है, ठीक है ना। मतलब शक्तियों का स्रोत हम ही है, जनता, और हमारे लिए ही अस्पताल, रोड, ये सारे चीज़ का व्यवस्था कराता है। यानी कि हम ही शक्तियों का स्रोत है, हम ही उपभोग करने वाले भी हैं, ठीक है ना। लोकतंत्र में जो समाज विभिन्न विचारों के उचित दिया जाता है, लोकतंत्र में ही विभिन्न सामाजिक समूहों के हित में
जरूरत सामान कर और उनके बीच मतभेद टकराव को दूर किया जाता है तथा देश के प्रति प्रगति के पथ पर अग्रसर बढ़ाया जाता है। यानी जो हमारे मतभेद है उसे लोकतंत्र में हटाया जाता है। अर्थात कहा जाए तो लोकतंत्र सबसे अच्छा है और यह लोकतंत्र में जो सत्ता की सजाई का महत्व है, हम सरकार की मदद करते हैं, सरकार हमारी मदद करती है और इस हिसाब से हमारा जो ये क्रमानुसार वह चलता रहता है। समझ में आ गया पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि केंद्र शासित राज्य क्या है? केंद्र शासित राज्य, ठीक है ना। देखिए हमारे देश में केंद्र शासित राज्य की बात करें ना तो अभी 9 है, कहीं 8 भी कहा जाता है क्योंकि 2 ऐसे क्षेत्र हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख वाले, आप जानते ही हैं, जहाँ पर दोनों एक ही हैं, साल में बर्फ़ के कारण ट्रांसफ़र होता रहता है, जिससे 8 या 9 हम कह सकते हैं, ठीक है ना। तो केंद्र शासित का मतलब हुआ जहाँ पर डायरेक्ट केंद्र का राज हो, जब राज्य का शासन केंद्र संचालित करता है, जो जैसे कि हमारे बिहार में राज्य का शासन है, तो राज्य शासन ना करके केंद्र शासन करे तो उसे केंद्र शासित राज्य कहते हैं। जैसे कि दमन हुआ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली हो गया, ठीक है ना, ये सब केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है ना। सीधा सीधे आप इसका आंसर दीजिएगा कि जहाँ पर राज्य शासन ना करके केंद्र शासन करे उसे केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि नगर निगम के क्वेश्चन है हम लोगों का कि नगर निगम के किन्हीं 2 कार्य का वर्णन करें। नगर निगम के 2 कार्य का वर्णन करें। भाई नगर निगम के 2 कार्य, मैं नगर निगम समझिए नालियों का सफाई करना, शौचालय का सफाई करना, निर्माण करना, कूड़ा कचरा को हटाना, लाइट लगवाना, ये नगर निगम के बहुत सारे कार्य है। तो किसी 2 कार्य को लिख देना है, ठीक है। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत के किन्हीं 2 कार्यों का वर्णन करें। ग्राम पंचायत के किन्हीं 2 कार्यों का वर्णन करें। देखिए ग्राम पंचायत के भी बहुत सारे कार्य हैं, उसमें से किन्हीं 2 ही कार्य पूछा जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर 2 कार्य पूछा जाएगा, किन्हीं 2 कार्य का वर्णन करें, ठीक है। तो ग्राम पंचायत में बात करें तो ग्राम पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए अपने समझे हम लोग पंचायत में है तो वार्षिक योजना आता है, वार्षिक बजट तैयार किया जाता है कि 1 वर्ष में क्या करना है। जैसे पंचवर्षीय योजना होता है ना, उसी तरह पंचायती क्षेत्र में वार्षिक योजना होता है, 5 वर्ष में क्या क्या करना है, ये सारी चीज़ का नोट किया जाता है, ठीक है ना। फिर से प्राकृतिक विपदा में सहायता का कार्य करना, ये भी ग्राम पंचायत का काम है। यदि प्राकृतिक भूकंप आया, किसी का घर टूट गया तो पंचायत मदद करेगा घर बनवाने में। सार्वजनिक संपत्ति के अतिक्रमण हटाना, जो सार्वजनिक संपत्ति है जो इस पर सभी लोग मतलब जिसका उपयोग करेंगे उसको हटाना भी ग्राम पंचायत का काम है। यानी मान लीजिए कोई कल ग्राम पंचायत के द्वारा गलाया गया है तो उस पंचायत में वो कल से पानी भर रहा है मान लीजिए, और उस पर किसी ने अपना पैतृक संपत्ति का दबाव दे दिया तो उसे हटाना भी ग्राम पंचायत का काम है, ठीक है। इसके अलावा बात करें हम लोग तो श्रमिक या जो मजदूर है ग्राम पंचायत में, जितने भी युवा हैं मजदूर है, उनका मदद करना भी इस ग्राम पंचायत का काम है। यानी ग्राम पंचायतों को यह ज़रूरी है कि जितने भी उनके क्षेत्र में युवा हो रहे हैं उन युवाओं का वह मदद कर सके, उनको रोजगार देने का मतलब सहायता कर सके, या रोजगार ना भी दे सके तो उनको ऐसी मौका प्रदान करे ताकि वह रोजगार ग्रहण कर सके या रोजगार ले सके, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ है, ठीक है ना। बिल्कुल समझते चलिएगा। हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। ये 5 नंबर क्वेश्चन जो है ना, इसमें कहा जा रहा है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ है। हमारा क्वेश्चन क्या है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ है, ठीक है ना। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पहले क्या होता है ये समझते हैं हम लोग, ठीक है। लोकतांत्रिक का मतलब होता है कि केंद्र सरकार, तो जब केंद्र सरकार राज्य सरकार से शक्ति लेकर, यानी केंद्र जो देखिए जो स्टेट लेवल होता है केंद्र हो गया, और इसी के अंदर बहुत सारे स्टेट हो जाते हैं। जैसे कि एक केंद्र हो गया दिल्ली हमारा, ठीक है, और उस केंद्र के अंतर्गत बहुत सारे ये हमारा 28 स्टेट है, ठीक है ना। तो इनको पावर और शक्ति कहाँ से मिलता है? केंद्र से मिलता है। सबको केंद्र से शक्ति मिलता है, पावर मिलता है, सब केंद्र से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो जब केंद्र राज्य सरकार से शक्तियों को लेकर स्थानीय सरकारों को दे देती है, यानी इससे भी नीचे जो सरकार होते हैं कि लिमिट क्षेत्र वाले, ठीक है ना, जैसे विधायक वगैरह, तो इनसे शक्ति लेकर और उन लोगों को जब दे दी जाती है तो उसी को हम विकेंद्रीकरण कहते हैं, सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं,
मैंने कहा एक बक्सर के कोई विधायक है तो बक्सर के विधायक को बक्सर की पूरी शक्ति दे दी गई, यानी वो बक्सर में देख रेख सारे काम, यानी उसका जो पावर हो गया वो एक चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री के पावर के बराबर हो जाएगा। तो ऐसी शक्ति को हम विकेंद्रीकरण कहते हैं, ऐसी शक्ति को विकेंद्रीकरण की शक्ति कहते हैं। राइट, समझ में गए। अब बात करें हम लोग इसमें विकेंद्रीकरण, कुछ टॉपिक्स में हम 2 लिखे हैं। तो एक है विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच, भाई क्यों विकेंद्रीकरण क्यों होता है। तो एक है बुनियादी सोच, जिससे अनेक मुद्दे समस्याओं से निपटारा स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से हो सके। माने क्या, जो हमारे एक छोटे से स्तर की जो लोगों की समस्याएं है उस समस्याओं को सॉल्व किया जा सके, ठीक है ना, उनके समस्याओं को समझा जा सके। जैसे मुख्यमंत्री है ना, तो मुख्यमंत्री पूरे बिहार को, जैसे बिहार के मुख्यमंत्री पूरे बिहार को नहीं समझ सकते, जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कि पूरे उत्तर प्रदेश को, तो उसे संभालने के लिए छोटे छोटे खंडों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए विधायक का पद होता है और उनको पावर ऑफ अटर्नी दे दी जाती है, जो छोटे छोटे चीज़ों पर ध्यान रखे, ठीक है ना। इसी को विकेंद्रीकरण का भाग कहते हैं। और स्थानीय स्तर पर बात करें तो लोगों का फैसला सीधे भागीदार बनाना होता है। स्थानीय पर सीधे भागीदार, हिस्सेदार बनाते हैं, ठीक है। तो लोकतांत्रिक भागीदारी की आदत भी पड़ जाती है कहीं कहीं जगहों पर, तो मैंने वहीं पर लोग ये लोकतांत्रिक सरकार की मांगे भी करने लगते हैं, ठीक है ना। तो ये था हमारे ये क्वेश्चन विकेंद्रीकरण, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन की बात करें तो महापौर पर संक्षिप्त टिप्पणी। महापौर क्या है, पहले महापौर को समझते हैं, ठीक है ना। महापौर किसे कहते हैं, महापौर है क्या, ठीक है ना। तो देखिए, नगर परिषद का निर्माण या नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न वार्ड के कलेक्टरों के द्वारा किया जाता है, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ठीक है ना। और इस सदस्यों के बीच से एक महापौर या उप महापौर का चयन किया जाता है। इससे नगर परिषद के निर्माण करने के लिए उसमें वार्ड बनाया जाता है, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए दिया जाता है कि भाई अपन 5 वर्ष के लिए आप लोगों को मतलब ये देख रेख करना है, सारे काम को चलाना है। और उन्हीं के बीच से एक ऐसा सदस्य को निकाला जाता है जिसे महापौर या उप महापौर कहा गया है, उसी का चयन किया जाता है। महापौर नगर का प्रथम नागरिक माना जाता है। यानी महापौर कौन, किसको माना जाए, देखिए पूरे देश में राष्ट्रपति पूरे देश के लिए यानी पूरे देश का प्रथम नागरिक माना जाएगा। उसी तरह हमारे नगर पालिका में नगर के जो उसमें कोई विशेष व्यक्ति जो ज़्यादा बुद्धिमान तेज हो, तो उसको हम नगर के प्रथम व्यक्ति मानते हैं, यानी उन्हें प्रथम नागरिक मान लिया जाता है। और नगर के उसी प्रथम नागरिक को हम महापौर के नाम से जानते हैं, उसे महापौर कहते हैं। यानी महापौर का मतलब क्या, जैसे देश स्तर पर बात किया जाए तो राष्ट्रपति, और नगर पालिका के स्तर पर बात किया जाए तो उसे नगर परिषद के सदस्यों में से एक ऐसा व्यक्ति जिसे नगर का प्रथम नागरिक माना जाए, वो महापौर कहलाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बात करें। दूसरे नागरिक को उप महापौर, जिसे दूसरे भारत के पहला नागरिक राष्ट्रपति होता है और दूसरा नागरिक उपराष्ट्रपति, ठीक है ना। उसी तरह नगर के पहले नागरिक महापौर और दूसरे नागरिक को उप महापौर के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन की बात करें 7 नंबर, ये क्वेश्चन है संघीय शासन की कोई 2 विशेषताएं बताएं। संघीय शासन व्यवस्था की 2 विशेषताएं, ठीक है ना। तो संघीय शासन व्यवस्था, पहला विशेषता इसका क्या हो जाएगा, देखिए पहला विशेषता हो जाएगा ना कि सर्वोच्च सत्ता केंद्र सरकार और उसकी विभिन्न आनुवंशिक इकाई के बीच बांटना, ठीक है ना। यानी संघीय शासन व्यवस्था को पूरे 2 भागों में बांट देना, ठीक है ना। पूरे शासन व्यवस्था को 2 भागों में बांट देना, ठीक है ना। यह पहला हो गया, ठीक है ना। दूसरा चीज कि संघीय व्यवस्था में दोहरी सरकार होती। संघीय व्यवस्था में क्या, दोहरी सरकार होती है, ठीक है ना। दोहरी सरकार, एक साथ में 2 सरकार, यानी एक पद 2 सरकार एक साथ काम करेगी, ठीक है ना। और एक केंद्रीय स्तर पर काम करती है तो दूसरे प्रांतीय स्तर पर काम करती है, राज्य स्तर पर। तभी हमारे भारत में संघीय व्यवस्था है जिसमें एक केंद्र है, केंद्र में मोदी जी और राज्य में बिहार की बात किया जाए तो मुख्यमंत्री में नीतीश कुमार, और जैसे उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो योगी। ये सब क्या है, प्रांतीय क्षेत्रीय सरकार है, ठीक है ना। ये प्रांतीय तो हमारे भारत में संघीय शासन व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था है, ठीक है ना, संघीय लोकतांत्रिक व्यवस्था। ओके, तो इसका लिखना था संघीय शासन व्यवस्था की 2 विशेषता।
तो हो गया, इसमें दोहरी सरकार होती है। और पहली विशेषता कि इसमें इकाइयों को, अनुवांशिक इकाइयों को बांट दिया जाता है दो भाग में कि भाई आप बिहार के क्षेत्र को आप देखिएगा, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम समस्या हो तो आप देखिएगा, और केंद्र के लिए केंद्र का बना दिया जाता है। तो इस तरह का व्यवस्था इसमें बना दिया गया, ठीक है ना। 8 नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए तो इसमें है समवर्ती सूची से आप क्या समझते हैं। समवर्ती सूची, तो देखिए हमारे जो संविधान है, संविधान की 7वीं अनुसूची में, कौन सी 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। केंद्र और राज्य, जैसे केंद्र दिल्ली हो गया, फिर पूरे भारत माने पूरे भारत का केंद्र दिल्ली, दिल्ली से मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, पीएम मोदी हर जगह अपना जो है देख रेख हर क्षेत्र पर नजर रखेंगे। और राज्य मतलब एक सीमा, जैसे कि बिहार राज्य के एक, ठीक है। दूसरा बात किया जाए उत्तर प्रदेश, ऐसे 28 राज्य, ठीक है ना। उनकी शक्तियों का विभाजन किया गया, बंटवारा किया गया, ठीक है ना, जिसे समवर्ती सूची में उन मामलों को शामिल किया गया जिसे समवर्ती सूची के हिस्सा बनाया गया, ठीक है ना। और जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र एवं राज्य दोनों का प्राप्त है, यानी कि बिहार में कोई समस्या है, कोई अलग बात है, तो उस पर बिहार सरकार अपने से कानून बना सकते हैं। जैसे कि बिहार में शराबबंदी को ले लिया जाए तो शराबबंदी का कानून जो है बिहार सरकार खुद बनाया है, अन्यथा मतलब ये केंद्र सरकार से पारित नहीं है, बिहार सरकार बनाया है। तो इसमें कानून बनाने का अधिकार दोनों को दिया गया है, भाई दोनों अपना अपना कानून बना सकते हैं। बस केंद्र में जो कानून बनेगा वो पूरे भारत में लागू होगा, पूरे देश में लागू होगा। राज्य में जो कानून बनेगा वो एक विशेष राज्य में, जिस राज्य के लिए बनाया गया है उसी राज्य में लागू होगा, ठीक है ना। अगला बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज से आप क्या समझते हैं। पंचायती राज से आप क्या समझते हैं। देखिए पंचायती राज के मतलब बात किया जाए तो जैसे आज का जो युग है वो लोकतांत्रिक युग है, हमारे भारत में अभी लोकतंत्र चल रहा है, ठीक है ना। लोकतंत्र में शासन के विकेंद्रीकरण पर बल दिया गया है, शासन के विकेंद्रीकरण किया गया है। विकेंद्रीकरण का मतलब अभी आपको बताएं कि बड़े एक व्यक्ति से पद को लेकर, एक व्यक्ति से पावर को लेकर छोटे स्तर पर लोगों को दे देना, किसी विधायक को किसी पद को दे देना, ठीक है ना। तो उसी तरह जैसे कि हमारे पूरे भारत के लिए कोर्ट बनाया गया है, ठीक है ना। तो उसी तरह जो छोटे स्तर है ना, जैसे गांव हो गया, मोहल्ला हो गया, गाँवों के लिए 5 गाँव के लिए, 7 गाँव के लिए एक छोटा सा कोर्ट बना दिया गया है जिसे पंचायत कहा जाता है, ठीक है ना। और उसी वही व्यवस्था सेम, जैसे वहाँ पर जज होगा, ठीक है, वकील, जज सारे चीज़ होंगे, वहाँ पर कुछ लोग रहेंगे जिसके देख रेख में फैसला होगा, ठीक है। उसी तरह पंचायती स्तर पर सरपंच को मुख्य बना दिया जाता है, मेन बना दिया जाता है, ठीक है। और इस व्यवस्था को वह ग्रामीण स्तर पर जो छोटे छोटे समस्याएं आती है ना, उस समस्याओं को ये पंचायती स्तर पर सुलझाने का प्रयास सरपंच करता है। तो इसी चीज़ को पंचायती राज्य कहते हैं, पंचायती राज्य के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण करना इसलिए जरूरी था ताकि जो ग्राम, प्रखंड, जिला स्तर पर छोटी छोटी समस्याएं हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा की समस्या है, छोटे मोटे जमीन को लेकर जो समस्या है, उन समस्याओं को इन छोटे स्तरों पर संभाला जा सके, देखा जा सके। क्योंकि पंचायती राज में उसी गांव के, उसी क्षेत्र के लोगों को सरपंच, मुखिया बनाया जाता है। इसमें लाभ क्या है कि उसी क्षेत्र के लोगों को यदि सरपंच या मुखिया बनाया जाए तो वे लोग वो गाँव के प्रत्येक व्यक्ति को अच्छे से जानते रहेंगे, जानेंगे, पहचान करेंगे, और उनको उस गांव के जो उनके बीच हो रही समस्याओं को भी पता होगा। तो जो केंद्र में कोर्ट है, सरकार है, अदालत है, उससे ज़्यादा अच्छा निर्णय लेने में ये पंचायत के जो अदालत है वो सूटेबल रहेगा, काम करेगा, ठीक है। इसीलिए ये प्रत्येक गांव में कुछ 5 गांव 4 गांव को मिलाकर एक पंचायती राज्य की गणना कर दी गई है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या है। देखिए सत्ता की साझेदारी के बारे में अभी फर्स्ट में ही आपको बताया कि सत्ता की साझेदारी का मतलब यह हुआ कि केंद्र में जो सरकार है और सरकार और जनता दोनों मिलकर यदि काम करे तो उसी को सत्ता की साझेदारी करते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि लोकतंत्र में जो आम जनता है, आम जनता की भागीदारी दे दी गई है, तो उसे हम सत्ता की साझेदारी के नाम से जानते हैं। अब सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, ठीक है ना। लोकतंत्र में जो सरकार की सारी शक्ति है किसी एक अंग में सीमित नहीं रहती है, ठीक है ना, बल्कि सरकार के विभिन्न अंग बीच में सत्ता का बंटवारा भी किया जाता है, अलग अलग सरकार बनती है, अलग अलग क्षेत्र से बनाया जाता है, ठीक है ना। यह बंटवारा सरकार के एक स्तर पर ही होता है, सरकारी स्तर पर ही किया जाता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए सरकार के 3 अंग, विधायिका, सरकार, इसे बिल्कुल याद कर लीजिएगा, बहुत काम की चीज़ है। सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है ना। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका।
और इन तीनों के बीच में सत्ता को बंटवारा किया गया, सत्ता को बांट दिया गया है। ये सभी अंग एक ही स्तर पर अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग करके सत्ता में साझेदारी बनते हैं, सत्ता की साझेदारी करते हैं, ठीक है ना। तो सरकार एक स्तर पर सत्ता के बंटवारा नहीं करती है, बल्कि 3 स्तर पर सत्ता के बंटवारा करती है। इसे बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि ग्राम रक्षा दल से आप क्या समझते हैं? ग्राम रक्षा दल, ठीक है ना। देखिए, ग्राम पंचायत जो ग्रामीण क्षेत्रों की बनाई जाती है, सबसे निचला स्तर जो होता है वह ग्राम रक्षा दल होता है। सबसे निचला स्तर, यानी जो पंचायत का सबसे निचला स्तर होता है ना, वह ग्राम रक्षा दल। लेकिन इसका स्थान सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। ग्राम रक्षा दल का स्थान जो होता है वह सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। ग्राम पंचायतों के प्रमुख अंग में एक अंग ग्राम रक्षा दल भी है। जो ग्राम पंचायत के प्रमुख जितने भी अंग बनाए गए हैं उसमें एक ग्राम रक्षा दल बनाता है। अभी बताते हैं कि ग्राम रक्षा दल वास्तव में है क्या, पहले समझ ले ग्राम रक्षा दल का स्थान क्या है, ठीक है ना। सबसे निचले लोअर का है ये, ठीक है, लेकिन इसका महत्वपूर्ण सबसे अधिक है। जैसे यह गाँव की पुलिस व्यवस्था है, समझ जाइए कि ग्राम रक्षा दल एक गाँव की पुलिस व्यवस्था है। जैसे पुलिस होता है ना, जैसे बात करें स्टेट लेवल पर तो उसमें पुलिस बनाया, थाना बनाया जाता है। तो यह ग्राम रक्षा दल ये गांव का पंचायत का एक थाना है, ठीक है ना, पुलिस व्यवस्था है, जिसमें 18 से 30 वर्ष के जो आयु वाले युवा के उन्हें शामिल किया जाता है, ठीक है ना। यानी कहा जाए तो ये ग्राम रक्षा दल युवा दल होता है, युवा दल होता है, ठीक है ना। और इसका सुरक्षा दल का नेता एक नेता भी होता है। इसमें एक नेता है या एक से अधिक नेता भी हो सकते हैं इसमें, ठीक है ना, जिसे दलपति कहा जाता है। और इसके नेता, ग्राम रक्षा दल के नेता को दलपति कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका एक यहाँ पर बना, ठीक है ना। और इसके ऊपर गांव रक्षा और शांति का उत्तरदायित्व रहता है। अब हम आपको बताते हैं कि ग्राम रक्षा दल वास्तव में है क्या। तो देखिए, ग्राम रक्षा दल गाँव के जो युवाएं हैं जो 18 से 30 के अंदर में आते हैं, ठीक है ना, उन युवाओं को इसमें शामिल किया जाता है। शामिल करके एक यूनियन बनाया जाता है, ठीक है ना। यूनियन बनाने से उसका काम यह होता है कि गांव में जितने भी हो रहे अशांति का कार्य है उसे शांति किया जाए। कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो वहाँ पर सुलझाने का प्रयास किया जाए, समझाने का प्रयास किया जाए, ठीक है ना। हालांकि अभी देखने को ये नहीं मिल रहा है, क्योंकि गाँव के जो युवाएँ हैं उनका अलग ही एक अपना बन गया है, इसलिए नहीं है ये, ठीक है, बहुत कम है। लेकिन ये रहना चाहिए, बहुत काम की चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा लाभदायक यानी गांव के लिए होता है। जिसमें 18 से 30 वर्ष के युवाओं का काम यह होता है कि अपने जब तक वह गांव पर है, जब तक इस क्षेत्र में है, तब तक वह गांव के विकास, गांव में शांति, गांव के आगे बढ़ाने का जो तरीका, तौर तरीका, टेक्नोलॉजी, मॉडर्न, ये सारे चीज़ पर विशेषकर ध्यान दे 18 से 30 वर्ष के जो युवा हैं। और यही ग्राम रक्षा दल बनाते हैं, ग्राम रक्षा दल का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। इसी में से किसी एक को नेता बना दिया जाता है, एक से अधिक नेता भी होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए तो संघ राजा का अर्थ बताइए। संघ राजा का अर्थ बताइए। जब सत्ता का विभाजन होता है ना, तो क्षेत्राधीन, स्वायत्त, केंद्रीय, राज्य या क्षेत्रीय स्तर पर स्थानीय सरकारों के बीच वितरित कर दी जाती है, बांट दी जाती है। जब सत्ता का विभाजन किया जाता है तो उसमें केंद्रीय राज्य और राजकीय राज्य दोनों में थोड़े थोड़े शक्तियों को बांट दिया जाता है, जिसे संघीय राज्य कहते हैं, यानी मिली जुली सरकार कहते हैं, ठीक है ना। अर्थात हम कह सकते हैं कि जैसे केंद्र की शक्ति हुई तो केंद्र की शक्ति को और स्टेट की शक्ति को, दोनों को एक साथ में कंप्रोमाइज करके बांट दिया जाए, ठीक है ना। दोनों मिलजुल कर यहाँ पर क्या करेंगे, विकास करेंगे, तो इसी को संघ राज कहते हैं। उन्हें मिली जुली सरकार, ऐसे समझिए ना, इसे समझने के लिए जैसे मान लीजिए कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, ठीक है ना, और उत्तर प्रदेश राज्य है, उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है। तो मतलब क्या, केंद्र से कोई नियम पारित होगा तो उस नियम का ये राज्य सरकार विरोध नहीं करेगा, ठीक है ना, उसे प्रोत्साहन देगा, ठीक है ना, बिना कोई समस्या के, बिना ऐसे तो कोई भी केंद्र से नियम पारित हो तो प्रत्येक राज्य को मानना पड़ता है, लेकिन उसमें कुछ कंट्रोवर्सी भी, विरोधी भी होते हैं। लेकिन जब एक ही सरकार दोनों जगह रहेगी तो यहाँ पर विकास की प्रक्रिया, विकास की गाड़ी जो है तेज चलेगी, ठीक है ना। इसी को संघ राज कहते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, वार्ड पार्षद का क्या कार्य है। वार्ड पार्षद की बात करें तो वार्ड पार्षद का कार्य, वार्ड पार्षद का सबसे पहला कार्य सफाई पर विशेष ध्यान देना, ठीक है ना।
पहले ये सफाई पर गाँव के सफाई कूड़ा कचरा जितने भी है कहाँ हो रहा है, ठीक है ना। गली गली आप लोग देखेंगे इधर कूड़ा कचरा फिर है, कोई वार्ड पार्षद का कोई आ रहा है पता नहीं, वार्ड वाले बस जीत गए ना, हो गया काम खत्म, ठीक है। ये सफाई करना जरूरी है, ये उनका प्रथम कार्य है। दूसरा कार्य वार्ड के जो सड़क नली गली है इन सब चीज़ों पर बिल्कुल ध्यान दें कि लाइट यदि खराब हो गया है किसी गली की गली का तो उस लाइट को बनवाना, सड़क कहीं की नाली टूटी हुई है तो उसको बनवाना, गली में कोई समस्या है तो उसको बनवाना, ठीक है ना। ये वार्ड का पहला कार्य होता है, ठीक है। लेकिन वार्ड वाला कार्य होता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में तो गली ऐसा है कि हमें लग रहा है कि 2012 का चुनाव में जो मुखिया जीते थे उन्हीं का बनवाया हुआ है, आज तक उसमें कोई विकास ही नहीं हुआ है, ठीक है ना। हमारे क्षेत्र के जो लोकल नागरिक है उनकी ही कृपा मानिए कि वो अभी तक बचाए हुए रखे हैं, चल रहा है नाली और गली, नहीं तो यहाँ पर वार्ड और पार्षद की कोई कार्य ही नहीं है, ठीक है। ऐसी व्यवस्थाएँ हैं। तीसरा जो कार्य है कि नगर में जल आपूर्ति, रोशनी, इन सब की व्यवस्था कराया जाए, हाँ, लाइट की व्यवस्था कराया जाए, जल की जो नल जल की व्यवस्था कराया जाए, हाँ। लेकिन ये सारे चीज़ होगा तब ना, ये बस काम की बस हमें तो लिखना पड़ेगा क्वेश्चन के लिए, ठीक है, लेकिन वास्तव में ये होता कहाँ है, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 है लोकतंत्र में सत्ता के साझेदारी का क्या अर्थ है। लोकतंत्र में सत्ता, ये शायद क्वेश्चन अभी हम लोग देखें, फर्स्ट में पहला क्वेश्चन यही था कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी हुआ कि राजनीतिक प्रक्रिया में नागरिक आधिकारिक भागीदारी, यानी जो भारत की राजनीति है उस राजनीति में भारत के लोगों को शामिल करना लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी होता है। इससे ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर की, ग्राम पंचायतों के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। देखिए ग्राम पंचायत जो होते हैं ना उसका प्रमुख बिल्कुल याद करिएगा। याद क्या करना है आप लोग, थोड़ा सा इस पर ध्यान दिए होंगे तो ये हमारे क्षेत्र में है, ठीक है ना। पहला प्रमुख अंग है ग्राम सभा, टोटल इसके 4 अंग होते हैं, 5 अंग। ग्राम पंचायत के टोटल 5 अंग होते हैं। पहला ग्राम सभा होता है, दूसरा बात किया जाए तो एक कार्यकारिणी समिति बनाया जाता है। तो ग्राम सभा का काम होगा ना कि गांव में हो रहे समस्याओं पर ध्यान देना, उसे बताना भाई गांव में क्या क्या समस्याएं हो रही है, क्या क्या दिक्कतें आ रही है, कौन सी बीमारी कौन से समस्या जन्म ले रही है। ये पहला काम ग्राम सभा का होता है। ग्राम सभा यानी समझ जाइए ना कि 10 लोग बैठकर मीटिंग करेंगे एग्जाम्पल के रूप में, गांव के कुछ मेन लोग जो अपनी अपनी क्षेत्र की समस्याएं को बताएंगे, ग्राम सभा इसे कहा जाता है, ठीक है ना। ग्राम का सभा या ग्राम कचहरी के नाम से भी ये 5 नंबर में पढ़ेंगे ग्राम कचहरी। अगर दूसरा जो है कार्यकारिणी समिति, इसका काम यह है ना कि क्या क्या काम करना है। आपको बताया पंचायत में ये 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, इसमें 1-1 वर्ष का कार्यकाल बनाया जाता है, ठीक है। जैसे पंचवर्षीय योजना होता है तो यहाँ पर वार्षिक योजना होता है ग्राम पंचायत में। और 1 वर्ष में क्या करना है ये तय किया जाता है। कार्यकारिणी समिति तय करती है कि 1 वर्ष में कितना विकास करना है, क्या क्या हो जाना चाहिए। कार्यकारिणी समिति का यह काम रहता है तय करना। दूसरा पंचायत सेवक, जो पंचायत सेवक में जैसे सरपंच मुखिया सारे चीज़ है पंचायत सेवक होते हैं, मतलब ये कार्यकर्ता होते हैं पंचायत का, ठीक है ना। पंचायत का ये नौकर होते हैं, मुखिया सरपंच ये वार्ड वगैरह ये सब पंचायत सेवक कहलाते हैं। अगला बात किया जाए चौथा तक ग्राम रक्षा दल। अभी आपको बताएं कि कुछ युवाओं को जो 18 से 30 के अंदर में आते हैं उन युवाओं को चुन लिया जाता है और उनकी एक यूनियन बनाया जाता है, सेना बनाया जाता है, जिसका काम रहेगा पूरे गांव में सुख शांति फैलाना, कहीं पर कुछ समस्या हो तो उसे सुलझा देना, ठीक है ना। यानी ये पुलिस होता है, इसका काम यह होता है कि पूरे गाँव में एक व्यवस्था ऐसा बनाए कि ताकि पूरे गाँव में सुख चैन बना रहे, ठीक है ना। हम लोग गाँव में रहते हैं लेकिन बहुत लोगों को ये सब पता नहीं होगा, ठीक है। और अंतिम भाग होता है 5वां ग्राम कचहरी, ठीक है ना। ग्राम कचहरी में यानी कि जो भी समस्या इस ग्राम रक्षा दल से नहीं होगा, इस वहाँ पर कहीं पर दो लोग जमीन के लेकर जैसे रामचंद्र श्यामचंद्र आपस में लड़ रहे हैं जमीन को लेकर, ठीक है, तो वहाँ पर ग्राम रक्षा दल जाएगा, दोनों पक्ष को समझाएगा, यदि समझ गए ठीक है, नहीं समझे तो ये दोनों का केस यहाँ पर केस फाइल होगा ग्राम रक्षा दल के माध्यम से, वह ग्राम कचहरी में जाएगा और ग्राम कचहरी में पंचायत सेवकों के माध्यम से उस पर सुनवाई की जाएगी, उस पर कार्रवाई की जाएगी। यदि सुनवाई कार्रवाई हो गई तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से जो सरपंच है उस केस को आगे बढ़ा देगा, कहाँ, जिला स्तर पर, ठीक है ना। यानी वो केस अब अदालत में कोर्ट जिला
कोर्ट में चला जाएगा, वहाँ सब वो जिला स्तर पर उसकी अब सुनवाई कार्रवाई की जाएगी। लेकिन प्रयास यही रहता है कि ग्राम कचहरी पर तक ही उसको सीमित खत्म कर दिया जाए, सुलझा दिया जाए, ठीक है ना। तो ये ग्राम पंचायत के टोटल 5 भाग होते हैं, इसे बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। पहला ग्राम सभा होता है, यानी पहला काम पूरे गाँव की समस्या को लाना। दूसरा काम कार्यकारिणी समिति बनाना कि क्या क्या एक काम करना है। तीसरा काम पंचायत सेवक, यानी कि मुखिया सरपंच, इन सबको जरूरत पड़ती है एक, कि जैसे वो काम को करने में सहायक हो जाए। अगला ग्राम रक्षा दल, युवाओं की एक यूनिटी, एक युवाओं का सेना बनता है, ठीक है ना। अगला ग्राम कचहरी बनता है 5 नंबर में। ग्राम कचहरी का मुख्य काम गाँव के जो समस्या है उन पर सुनवाई करना, विकास पर ध्यान देना, ठीक है। आगे बात करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि सत्ता की हिस्सेदारी से आप लोग क्या समझते हैं। सत्ता की हिस्सेदारी, ये क्वेश्चन अभी आया था ऊपर, ठीक है ना। सत्ता की हिस्सेदारी क्या है, ठीक है ना। बार बार 3 बार ये क्वेश्चन हम डाल दिए हैं, इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नगर परिषद के प्रमुख कार्य का वर्णन करें। अब देखिए गांव ग्रामीण क्षेत्रों में एक ग्राम कचहरी होता है, ग्राम दल, ग्राम सारी चीज़ बनाया गया है, ठीक है ना। गांव के लिए मुखिया सरपंच ये सब चीज़ बनाया गया है। लेकिन शहरों के लिए नगर परिषद, नगर पालिका का निर्माण किया गया है। नगर परिषद के 11 अनिवार्य कार्य हैं, इसमें से 6 ऐच्छिक है, 6 को करना अनिवार्य 11 है, जिसमें से 6 अति ऐच्छिक है, आप लोग मतलब उसमें से चुन सकते हैं। अब इनके कार्य क्या है, इनके कार्य लिखना है। पहला काम है नगर की सफाई करना, एकदम याद करने की जरूरत नहीं, याद ऐसे ही समझ में आएगा। भाई नगर पालिका काम क्या करेगा, नगर की सफाई करेगा, ठीक है। नगर पालिका तो अपना काम अच्छे से निभाता है, लेकिन हमारे जो लोग हैं, दूसरा जो काम है नगर, पहला काम नगर की सफाई करना, ठीक है, ये तो ठीक है, नगर की सफाई करना आती है, बात सही है। दूसरा रोशनी का प्रबंधन करना, यानी कि लाइट, नगर पालिका अपना काम अच्छे से करता है, लेकिन हमारे जो ग्राम क्षेत्र वाले लोग हैं, वार्ड वाले लोग हैं, उनको खुद ही नहीं पता है कि हमें क्या क्या काम करना है। वार्ड से पार्षद में जीत गए हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि हमें काम क्या करना है, ठीक है। बस जीत गए, हो गया काम, जो जैसा करेगा वैसा चलेगा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। हमारे क्षेत्र में एक वार्ड नंबर 10 के वार्ड में जीते हुए हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ पता ही नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। नगर पालिका में नगर की सफाई करना पहला काम। दूसरा काम रोशनी का प्रबंधन, लाइट का प्रबंधन करना। तीसरा काम पीने की पानी की व्यवस्था करना, नल की व्यवस्था करना। चौथा काम उस क्षेत्र के, उस नगर पालिका के सड़क का निर्माण करना, सड़क की मरम्मत करना, गलियों की साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना, ठीक है। जो वहाँ के प्राथमिक विद्यालय उनकी स्थापना करना, प्राथमिक विद्यालय की पूरा जिम्मेवारी दे दी गई है 1 से 5 तक, ठीक है। महामारी से बचाव के समय टीका लगाओ, जैसे कोरोना आया था तो कोरोना का टीका लगाने का जो जिम्मा दे दिया गया था नगर पालिका के लोगों को, ठीक है ना। इसके अलावा अस्पताल खोलने की अभी जिम्मेवारी इनको दे दिया गया, अस्पताल खोल सकते हैं, ठीक है ना। अगला आग से सुरक्षा की जिम्मेवारी, जैसे कहीं पर आग लगा है तो नगर पालिका वाले को बोल दिया जाता है वो जाकर आग बुझाएंगे, ठीक है ना। इसके अलावा शमशान घाट के प्रबंधन के पर भी बल दिया गया, शमशान घाट के प्रबंधन वगैरह पर भी बल दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा जो जन्म मृत्यु का निबंधन है, यानी जो जन्म मृत्यु का कार्य है उस पर भी बल दिया गया। इनके 11 अनिवार्य कार्य, ठीक है ना, 11 अनिवार्य कार्य, ठीक है ना। अब 11 कार्य ये करना जरूरी है नगर पालिका के लिए, ये तो बिल्कुल करना जरूरी है। अब इसके अलावा यदि नगर पालिका चाहे तो ये 6 कार्य और कर सकता है। कौन कौन से? पहला गली गली नाली निर्माण, यानी गली गली में नाला नाली बनवा सकता है, ठीक है ना। ये तो करना ही पड़ेगा ऐसे भी, क्योंकि साफ सफाई रखना है तो नाली बनवाना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके अलावा वो सड़क निर्माण एक्स्ट्रा करवा सकता है, ठीक है। बसने योग्य भूमि का निर्माण करा सकता है, किसी लोगों को रहने का जगह नहीं है तो वो उनके भवन या मकान को बनवाने का काम, ठीक है ना, करा सकता है। गरीबों के लिए गृह निर्माण बताया भी। बिजली का भी प्रबंधन करवा सकता है, ठीक है ना। प्रदर्शनी लगाना, यानी बाग बगीचा लगाने में भी मदद करता है, ठीक है। ये नगर पालिका के 6 ऐच्छिक कार्य हैं। कौन से? ऐच्छिक कार्य, ठीक है ना। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 है कि नगर निगम के प्रमुख साधन को बताएं। देखिए नगर निगम के प्रमुख साधन की बात करें तो अपने कार्य के संचालन हेतु कई प्रकार के आय को अर्जित करता है। नगर निगम कई प्रकार के कर लगाता है, टैक्स लगाता है, क्योंकि काम करने के लिए पैसा चाहिए और पैसा तो जनता ही नहीं देगा, तो इसके लिए कर जरूरी है, टैक्स जरूरी है। करों में मकान कर, नल कर, शौचालय कर, पशु कर, छोटे छोटे वाहनों का कर, ठेला रिक्शा आदि, इन सब पर वह कर लगाता है नगर निगम, ताकि उनसे कुछ धन को लिया जाए और उस धन का उपयोग नगर के काम में ही किया जाए। यानी इस प्रकार, जैसे हम फर्स्ट में आपको बताए कि
सत्ता में हम लोगों की ही शक्ति, हम लोग ही शक्ति है और हम ही लोग उसका उपभोग भी करते हैं, ठीक है ना। तो ये इसका प्रमुख साधन है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं हम लोग। तो 19 नंबर क्वेश्चन है कि राजनीतिक दल किस तरह से सत्ता की साझेदारी करती है। तो राजनीतिक दल में जो आम लोग होते हैं, जो हम लोग, वही भी हम लोगों का भी सीट उसमें रहता है, हम लोग भी उसमें लड़ने के लायक रहते हैं, हमारा भी उसमें सीट मिलता है, ठीक है ना। यानी हम लोग भी उसमें अपना काम कर सकते हैं, लड़ सकते हैं और राजनीतिक सत्ता हासिल करने का उद्देश्य में काम कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि हमारा भी इस देश को निर्माण करना, बनाना, इसमें भी हमारा भी हक है, हाथ है। तो इस तरह हम कार्य कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। उनकी आपसी प्रतिद्वंदी यह निश्चित करती है कि सत्ता हमेशा किस एक व्यक्ति के संगठित या व्यक्ति के समूह के हाथ में रहे या राजनीतिक दलों के इतिहास पर गौर कर, ठीक है ना। यह विचारधारा हमारे हक में मिलती है, अर्थात सत्ता की साझेदारी में राजनीतिक दल के साथ साथ हम लोग भी सहायक होते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो भारत में सत्ता की साझेदारी से क्या लाभ है, ठीक है ना। सत्ता की साझेदारी से क्या लाभ, देखिए सत्ता की साझेदारी से बहुत सारे लाभ है। पहला लाभ आपको कोरोना काल में देखने को मिला होगा कि जब भारत सरकार के पास फंड की कमी हो गई, पैसे की कमी हो गई देश चलाने के लिए, तब आम जनता, हमारे और आपके जैसे जनता ने भारत सरकार को डोनेट किया, दान दिया, ताकि सरकार चल सके, हमारा देश चल सके, लोन लेने नहीं दिया, ठीक है। तो यदि सत्ता की साझेदारी नहीं रहती तो ये संभव नहीं था, ठीक है ना। तो सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र का मूल मंत्र है, जिसके बिना प्रजातंत्र की कल्पना ही नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। ये बहुत जरूरी चीज़ है। यानी सरकार जब थक जाए, कार्य ना कर पाए, तो उसके लिए जनता है ना सरकार की मदद करने, यानी जनता और सरकार दोनों मिलकर एक साथ लड़ेंगे, कोई महामारी हो, कोई बीमारी हो या कोई दिक्कत हो, ठीक है। दूसरा, जब देश के सभी लोग को देश के प्रशासनिक व्यवस्था में भागीदारी बनाया जाता है तो देश मजबूत बनता है। यानी समझिए ना, ऐसे समझिए इसको समझने के लिए। मान लीजिए कि हम यहाँ पर एक काम करते हैं, यानी काम कर रहे हैं और आपको जस्ट लाइक मजदूर के रूप में या किसी और रूप में हम यहाँ पर रख रहे हैं, ठीक है ना। तो आप कैसे काम कीजिए। मान लीजिए कि मेरे पास फैक्ट्री मैंने चालू किया और उसमें मैंने आपको मजदूर के रूप में रख दिया, तो आप कैसे काम करेंगे। अपना टाइम देखेंगे, भाई सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक काम करना है, उसके बाद घर चले जाना है, काम हो या ना हो, आना है, इतने टाइम में काम करते रहना है, कोई दबाव देगा तो काम करना है, ठीक है ना, इतना काम करेंगे। लेकिन इस फैक्ट्री के आपको हिस्सेदार बना दिया जाए, तो उस अवस्था में आप ये नहीं सोचेंगे कि 9 बजे से 4 बजे तक काम करना है, बल्कि आप ये सोचेंगे कि कितना टाइम काम करें, कैसे हम अब इस कंपनी को, कैसे इस फैक्ट्री को आगे ले जाए, मतलब इस फैक्ट्री को और मजबूत बनाए। अर्थात कहने का अर्थ ये हुआ कि आप इस फैक्ट्री को मजबूत बनाने में अपने योगदान देंगे, ठीक है ना। तो उसी तरह किसी देश के प्रशासनिक व्यवस्था को जब लोगों के हाथ में सौंप दिया जाता है या कहे तो उस प्रशासनिक व्यवस्था के लोगों को हिस्सेदार बना दिया जाता है, तो वे लोग भी कानून का निर्माण करने लगते हैं तथा उस कानून को पालन करने और करवाने में सक्षम हो जाते हैं, और इस तरह हमारा देश जो है मजबूत बनता है। एक सबसे महत्वपूर्ण ये काम है, ठीक है ना। तीसरा जो बात करें हम लोग, तो जब बिना किसी भेदभाव के सभी जातियों के हितों में ध्यान रखा जाता है तो उनकी भावनाएं का आदर किया जाता है। यानी बिना किसी भेदभाव, कानून में हमारा भेदभाव नहीं दिया गया है, ठीक है ना। भले जाति के आधार पर लोग करते हो अलग बात है, लेकिन कानून में भेदभाव नहीं है और सबके लिए एक बराबर का कानून बनाया गया है, ठीक है ना। तो उनकी भावनाओं का आदर होता है और इस तरह हमारा देश जो है आगे बढ़ता है, ठीक है ना। सत्ता की साझेदारी में अपनाकर विभिन्न समूहों के बीच में आपसी टकराव, गृह युद्ध, इन सबको समाप्त किया जा सकता है, यानी आपसी टकराव को खत्म किया जा सकता है, ठीक है ना। 21 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है सत्ता की साझेदारी का क्या तात्पर्य है। ये क्वेश्चन कितना बार आएगा, आ गया। पीछे बताए कि सत्ता की साझेदारी का अर्थ हुआ कि देश के में लोकतांत्रिक सरकार के साथ में जनता जब मिलकर काम करेगी तो उसे सत्ता की साझेदारी कहते हैं। अगला क्वेश्चन बात करें, जिला परिषद के 3 कार्य लिखे। ये भी बता दिए हम आपको, जिला परिषद के 3 कार्य। पहला कार्य है पंचायत समिति या ग्राम पंचायत के बीच में संबंध स्थापित करना, ठीक है ना। पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के बीच में संबंध स्थापित करेगा। दूसरा कार्य है कि विभिन्न पंचायत समितियों द्वारा तैयार किए गए योजनाओं को संतुलित करना, यानी पंचायत क्या करती है, योजना बनाती है कि भाई इस गाँव में ये समस्या है, यहाँ पर नल की समस्या है, सारे एक डेटा बनाकर और ट्रांसफर कर देगी, और जिला परिषद क्या करेगा, उस डेटा के आधार पर काम करेगा, ठीक है ना। उस योजनाओं को संतुलित करेगा, वो सही है, लागू करने लायक है कि नहीं है, इस पर निरीक्षण जिला परिषद का काम होता है। निरीक्षण होता है, यानी पंचायत से थोड़ा सा ऊपर इसे माना जाता है। तीसरा व्यवस्था
जिला परिषद का काम है शिक्षण संस्थाओं का स्थापना करना, यानी जिला परिषद विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में इस पर भी बल देगा ताकि वहाँ के लोग शिक्षित हो, क्योंकि शिक्षित होगा तो बाकी सब अपने आप ही ठीक होने लगेगा। ठीक है ना, अगला बात करते हैं। 23 नंबर जो क्वेश्चन है, सत्ता के विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ है? सत्ता का विकेंद्रीकरण अभी आपको बताया था, विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ होता है। ठीक है ना, विकेंद्रीकरण का अर्थ होता है कि जब सरकार राज्य स्तर पर राज्य के सरकार की पावर को स्थानीय लोगों को दे दे तो उस अवस्था को हम सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं, यानी उस अवस्था को विकेंद्रीकरण के नाम से जाना जाता है। राइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तो चलिए हम लोग जानते हैं 24 नंबर क्वेश्चन को। तब भारत में संघवाद का विकास कैसे हुआ? ठीक है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय संघर्ष का नेतृत्व करने वाली कांग्रेस पार्टी से शुरू ही संघीय व्यवस्था का समर्थक रही है। ये व्यवस्था जो है कांग्रेस पार्टी से ही शुरू किया गया है, यानी कि भारत के लोग जो है कांग्रेस पार्टी का समर्थन किए और ये संघीय व्यवस्था का निर्माण हो गया। ठीक है ना, भारत के लोग कांग्रेस के पार्टी का समर्थन किया और संघीय व्यवस्था का निर्माण शुरू हो गया और उसका अपना संगठनात्मक ढांचा इसी आधार पर बना और 1946 में एक गठित संविधान सभा के आधार पर संघवाद था। और क्योंकि इसमें प्रांतों के प्रतिनिधि वहाँ विधानसभा के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के द्वारा चुने गए थे। ठीक है ना, और देशी रियासत के लिए अधिकतर प्रतिनिधि को उनके शासकों के ने नाम जज किया था। ठीक है ना, मैंने वहाँ के जो शासक थे, लोकल शासक, उसके आधार पर वहाँ के नामों को जज किए थे, वहाँ के नामों को बताए थे। ठीक है ना, ये था वहाँ की कुछ ये बातें। ठीक है ना, आगे बात करते हैं हम लोग। पंचायती राज प्रणाली क्या है? पंचायती राज प्रणाली क्या है, ये सारी चीज़ आपको समझाए हम। ग्राम पंचायत को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए इसके सुझाव आप क्या दे सकते हैं अपने स्तर पर से बताइए। पंचायती राज प्रणाली ग्रामीण क्षेत्रों के त्रिस्तरीय स्थानीय संस्थाओं का नाम है। ठीक है ना, पंचायती राज प्रणाली ग्राम पंचायत के त्रिस्तरीय संस्थाओं का नाम है, बात किया जाए। और इसमें ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद, ये सारे चीज़ को बनाया गया है। इसी को पंचायती राज प्रणाली कहते हैं, जिसमें पंचायत का पूरा संगठन, पूरा एक ब्यौरा को दर्ज किया गया, पूरा एक सिस्टम को बनाया गया पंचायत के। इसमें 5 क्षेत्रों को बनाया गया, 5 कार्य शक्तियों को बनाया गया। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग कि सत्ता की साझेदारी करने में गठबंधन की राजनीति की भूमिका बताए। सत्ता की साझेदारी में गठबंधन की राजनीति की क्या भूमिका है? तो गठबंधन का मतलब होता है ना एक से अधिक सरकार का मेल मिलाप। इसी को अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी करने में गठबंधन की राजनीति की भूमिका बताए। गठबंधन की क्या राजनीति है? देखिए, सत्ता की साझेदारी का प्रत्यक्ष रूप तब दिखता है जब 2 या 2 से अधिक पार्टियां मिलजुल कर चुनाव लड़ती है। यानी गठबंधन सरकार किसको कहते हैं? गठबंधन सरकार का अर्थ होता है कि 2 या 2 से पार्टी, जब 2 या 2 से अधिक पार्टी आपस में मिलकर लड़े तो वो गठबंधन सरकार कहलाती है, यानी गठबंधन कहलाता है। ठीक है ना, गठबंधन। तो जब गठबंधन सरकार 2 या 2 से अधिक पार्टी मिलकर लड़ती है, चुनाव लड़ती है, तो सरकार गठबंधन कहलाता है। और इसलिए सत्ता की साझेदारी का सबसे अधिकतम रूप माना जाता है, तो गठबंधन राजनीति को माना जाता है, क्योंकि इसमें 2 पार्टी का अलग अलग विचार एक होते हैं, अर्थात दोनों पार्टियों का अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग लोगों के विचार एक होते हैं, अर्थात सत्ता के साझेदारी में बहुत सारे लोगों का हिस्सेदारी होता है। इससे हमारा देश, हमारे जो लोकतंत्र है वो मजबूत होता है, ऐसा मानना है। ठीक है ना, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सत्ता के उत्तर का सबसे अधिकतम रूप क्या है? सत्ता के उत्तर का सबसे अधिकतम रूप क्या है? देखिए, सत्ता की साझेदारी का सबसे अधिकतम रूप गठबंधन की राजनीति, यानी गठबंधन की सरकार में देखा जाता है। भाई, सत्ता का अधिकतम रूप कहाँ देखा जाता है? तो सबसे ज्यादा है गठबंधन की सरकार में देखा जाता है। बस इतना ही आंसर काफी है इसका। ठीक है ना, 28 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो सोवियत संघ के विघटन का प्रमुख कारण क्या था? तो सोवियत संघ के विघटन का मुख्य कारण वहां के शक्तियों का जमाव, अत्यधिक केंद्रीयकरण यानी केंद्रीकरण की प्रवृत्ति थी। सोवियत संघ के विघटन का प्रमुख कारण वहां के शक्तियों का जमाव और अत्यधिक केंद्रीकरण की प्रवृत्ति थी। अत्यधिक केंद्रीकरण की प्रवृत्ति थी, ऐसा माना जाता है ये विघटन के रूप में। ठीक है ना, आगे बात करते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन जो है कि गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी की जरूरत क्यों पड़ती है? गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी की जरूरत क्यों पड़ती है? देखिए, गैर लोकतांत्रिक सरकार में जैसे राजशाही, तानाशाही और एक दलीय शासन व्यवस्था होती है। गैर लोकतांत्रिक में क्या होता है कि राजशाही, तानाशाही और एक दलीय शासन व्यवस्था होती है। ठीक है ना, एक दलीय शासन व्यवस्था होती है। समझ में आ गया?
और इसलिए वहाँ सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता पड़ती है, सत्ता की साझेदारी की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। गैर लोकतांत्रिक सरकार में राजशाही, तानाशाही या एक दलीय शासनीय व्यवस्था होती है और इसी कारण वहाँ सत्ता की साझेदारी की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। 30 नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए तो संघीय शासन व्यवस्था के दो उद्देश्य बताना है। देखिए, उत्तर संघीय शासन व्यवस्था के दो उद्देश्य की बात करें हम तो पहला उद्देश्य हमारा है क्षेत्रीय एवं अन्य विविधताओं का आदर करना। जो क्षेत्रीय या अन्य विविधता है उसका आदर करना पहला, और दूसरा राष्ट्रीय एकता या अखंडता की रक्षा करना का बढ़ावा देना, ठीक है ना। राष्ट्रीय अखंडता की बढ़ावा देना ये दूसरा प्रमुख कार्य है, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम 31 नंबर क्वेश्चन की। 31 नंबर क्वेश्चन क्या है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कैसी व्यवस्था है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कैसी व्यवस्था है, तो बात करें हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था एकमात्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें ताकत सभी के हाथों में होती है। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जितने भी लोग हैं ना, यानी हम या जितने भी लोग हैं, सरकार को भसाने, सरकार को उठाने की सबका ताकत हम में है, यानी जनता में है। और सभी को राजनीतिक शक्तियों की हिस्सेदारी एवं साझेदारी की व्यवस्था दी जाती है और सभी लोग यानी भारत के प्रत्येक नागरिक एक नेता है। भारत के प्रत्येक नागरिक को लोकतांत्रिक में हिस्सेदारी दी गई है, ठीक है ना। ये ऐसी हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ठीक है। दूसरा बात किया जाए दूसरा हम बात करें अगला क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र के हित में लोकतंत्र के हित समूह कैसे सत्ता में भागीदारी करते हैं। जो लोकतंत्र के हित समूह है, लोकतंत्र के जो हित समूह है वह कैसे सत्ता में भागीदारी करते हैं। तो देखिए, लोकतंत्र में व्यापार होता है। लोकतंत्र में क्या होता है? लोकतंत्र में व्यापार होता है। लोकतंत्र में व्यापारी, उद्योगपति, किसान, शिक्षक ये सभी आते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग कि लोकतंत्र में बात करें हम लोग तो जितने भी उद्योगपति हैं, किसान हैं, शिक्षक हैं, औद्योगिक मजदूर हैं, ये सभी लोकतंत्र में आते हैं और संगठित रूप से सरकार के विभिन्न समितियों में प्रतिनिधि बनकर सत्ता में भागीदारी करते हैं, ठीक है। अर्थात कह सकते हैं कि लोकतंत्र के हित में ये भागीदारी होते हैं, लोकतंत्र को बढ़ाने में ये लाभदायक होते हैं, सहायक होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करें, समवर्ती सूची पर कानून बनाने की शक्ति किसे प्राप्त है। तो देखिए, समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों को कानून बनाने की शक्ति प्रदान है। दोनों कानून बना सकते हैं, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी दोनों कानून बना सकते हैं। केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी दोनों कानून बनाने की शक्ति दी गई है। दोनों कानून बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन जब दोनों के द्वारा बनाए गए कानून के टकराव हो तब केंद्र द्वारा बनाया गया कानून का माने क्या होता है, यानी कि राज्य की शक्ति और केंद्र की शक्ति जब आपस में टकरा जाए तो उसमें राज्य की शक्ति खत्म, केंद्र की शक्ति की मान्य की जाती है। यानी सोचिए कि बिहार के मुख्यमंत्री का कोई कानून और मोदी का कोई कानून दोनों आपस में टकरा जाए, एक दूसरे के विरोधी बन जाए, तो उसमें मोदी का कानून माना जाएगा और मुख्यमंत्री के कानून को छोड़ दिया जाएगा, ठीक है ना। 34 नंबर जो क्वेश्चन है ये है संघीय शासन व्यवस्था में न्यायपालिका की क्या भूमिका है, बताइए। देखिए, जो संघीय शासन व्यवस्था, इसके लिए अभी अब जस्ट ऊपर क्वेश्चन बताएगा संघीय शासन व्यवस्था क्या होता है। संघीय शासन व्यवस्था में एक स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। एक स्वतंत्र न्यायपालिका होती है जो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच अधिकारों और शक्तियों के बंटवारे के संबंध में उठने वाले कानून के विवादों को हल करती है। देखिए, संघीय शासन व्यवस्था की बात करें तो संघीय शासन व्यवस्था में एक स्वतंत्र न्यायपालिका होता है। एक स्वतंत्र न्यायपालिका बना दिया गया है जो केंद्र और राज्य के बीच अधिकारों के शक्ति का बंटवारा करता है। केंद्र और राज्य के बीच जो अधिकार की शक्ति उसे बांटता है, ठीक है ना। और बंटवारे के संबंध से उठने वाले जो कानूनी विवाद है उसे वह हल भी करता है, ठीक है ना। अगला बात करते हैं हम लोग, सत्ता के साझेदारी में लोकतंत्र का क्या महत्व है। देखिए, लोकतंत्र में सत्ता के साझेदारी का बहुत बड़ा महत्व है।
लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का हम बात करें तो बहुत ही बड़ा महत्व है। और लोकतंत्र जनता का शासन होता है। लोकतंत्र का शासन, देखिए लोकतंत्र जनता का शासन होता है, यानी हम जनता है, हम लोग जनता जो शासन करते हैं ना उसी को लोकतंत्र कहते हैं। यानी अर्थात सरकार तो मोदी की है लेकिन राज हम सब कर रहे हैं, ठीक है ना। हम जो कहेंगे वही करेंगे, नहीं तो सरकार गिरा देंगे, ठीक है ना। जनता अपने प्रतिनिधियों के द्वारा शासन अपने साझेदारी सुनिश्चित करती है, ठीक है ना। भाई अपना एक नेता चुन लिया गया कि चलो भाई हम हमारे जितनी बात है, जितना भी हमारा काम है तुम करना, ठीक है ना। तुमको हम पावर ऑफ पैटर्नी, यानी हम जनता लोग मोदी को, जो मुख्यमंत्री उन सबको पावर ऑफ पैटर्नी दिए हैं, ठीक है ना। सत्ता में साझेदारी से विभिन्न सामाजिक समुदाय के बीच टकराव या संभावना समाप्त हो जाती है और समाज के लोगों के जो शासन व्यवस्था जुड़ने की, इसके कारण कार्यकुशलता बढ़ती रहती है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन को समझते चलिएगा आप लोग। 36 नंबर क्वेश्चन है कि स्थानीय स्वशासन का अर्थ क्या है। स्थानीय स्वशासन, देखिए जब किसी स्थानीय क्षेत्र का शासन वहां के निवासियों के द्वारा किया जाए, जैसे मान लीजिए छोटका संपूरा हमारा है और यहाँ के लोगों के द्वारा यहाँ पर शासन किया जाए तो उसे स्थानीय स्वशासन क्या कहते हैं। उसे स्थानीय स्वशासन के नाम से हम जानते हैं। स्थानीय स्वशासन दो प्रकार के होते हैं, एक शहरी क्षेत्र में, एक ग्रामीण क्षेत्र का। शहरी क्षेत्र में नगर पंचायत, नगर पालिका बनाया जाता है और जो ग्रामीण क्षेत्र है ना उनमें पंचायत वगैरह बनाया जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल, जो समझ में नहीं कमेंट कीजिएगा। पंचायत समिति के कार्य अभी ऊपर जस्ट आपको बता दिया है। पंचायत समिति के कार्य क्या है भाई? पंचायत समिति का कार्य ग्राम पंचायत के वार्षिक योजना पर विचार विमर्श करना, जो वार्षिक के जैसे पंचवर्षीय योजना होता है, वार्षिक योजना होता है। अभी फर्स्ट सुबह में फर्स्ट अभी समझाए हम आपको, फर्स्ट ऊपर, ठीक है। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। देखिए अगला क्वेश्चन 38 नंबर है, संघीय शासन व्यवस्था। 38 नंबर क्वेश्चन क्या है कि संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं का उल्लेख करें। देखिए संघीय शासन व्यवस्था की निम्न विशेषताएं होती है। पहला विशेषता है, संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्र और उनकी विभिन्नता अनुवंशिकी इकाइयों के में बांट दिया जाता है, ठीक है ना। और दूसरा बात करें हम लोग, देखिए दूसरा की बात करें तो दूसरा, संघीय शासन व्यवस्था में दोहरी सरकार होती है, ठीक है ना। एक केंद्र में, एक राज्य में। ये तो बता दिया आपको, ये आया था क्वेश्चन ऊपर, ठीक है ना। ये 3 नंबर जो कारण है इसका, इसमें सरकार अपने क्षेत्र के लिए स्वायत्ता होती है, अपने कार्य करने की जो शक्ति होती है उसको दी जाती है। सरकार अलग अलग नागरिकों के समूह पर शासन करती है, ठीक है ना। इसका ये मेन मुख्य कारण हो गया, ठीक है ना। अब 39 नंबर जो क्वेश्चन है, 1993 में संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय स्वशासन के 2 महत्वपूर्ण अंतर बताएं। देखिए बात करें तो महत्वपूर्ण अंतर की, पहला 1993 में 73वां और 74वें संशोधन के पूर्व स्थानीय स्वशासन की संवैधानिक मान्यता प्राप्त थी, परंतु संशोधन के बाद इसे संवैधानिक मान्यता प्राप्त हो गई। संवैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं थी लेकिन बाद में इसे संशोधन करके संवैधानिक मान्यता प्राप्त कर दी गई, ठीक है ना। दूसरा हम कारण देखें तो संशोधन के पूर्व स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण प्राप्त नहीं था और संशोधन के बाद उन्हें आरक्षण प्राप्त कर दिया गया था। आरक्षण, महिलाओं को भी आरक्षण दे दिया गया, ठीक है ना। तो ये 1993 के शोषण के 2 प्रमुख कारण थे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन की बात करें 40 नंबर, संघीय व्यवस्था का गठन। ये हम ऊपर अभी संघीय शासन व्यवस्था को समझे थे, वही क्वेश्चन है, 2 बार हो गया, इसको छोड़ते हैं। आगे देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, जो कि बहुत अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ग्राम कचहरी की संरचना एवं कार्यों का वर्णन करें। देखिए ग्राम कचहरी का गठन बिहार के पंचायत अधिनियम के तहत 2006 के में किया गया था, ठीक है ना। आज कचहरी का गठन निर्वाचन द्वारा किया गया था और इसमें ना एक निर्वाचित सरपंच रखा गया, जो मुख्य सरपंच होता है उसकी निश्चित संख्या में निर्वाचित पंच होते हैं। प्रत्येक पंच लगभग 500 आबादी का प्रतिनिधित्व करता है, यानी एक जो पंच है ना वो 500 आबादी को देख रेख कर सकता है, 500 आबादी को अपने अंडर में देख सकता है, रख सकता है। और ग्राम कचहरी में भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े तथा महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत जैसे आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। ग्राम कचहरी का जो प्रधान सरपंच होता है, निर्वाचन के बाद प्रत्येक ग्राम कचहरी अपने पहली बैठक निर्वाचित
पंचों के बहुमत द्वारा उप सरपंच का चुनाव करती है। यानी पंचायत के जो सरपंच है वहीं उप सरपंच का चुनाव कर, जैसे जनसंख्या ज़्यादा है तो एक पंचायत के बस की बात नहीं है, तो वो क्या करेंगे, एक उप सरपंच की चुनाव करेंगे, ठीक है ना, वह एक उप सरपंच की चुनाव करेंगे, ठीक है ना। और उनके द्वारा वह सारी काम किया जाता है। इसमें दीवानी फौजदारी दोनों प्रकार के, हर प्रकार के मुकदमे देखे जाते हैं, जहाँ जितना ग्राम कचहरी के स्तर पर हो सके। ग्राम कचहरी को 10,000 रुपये तक के दीवानी मुकदमे सुनने का अधिकार है कि भाई 10,000 रुपये का हेर फेर या कोई बात हो तो आप आसानी से सुन सकते हैं। ग्राम कचहरी के न्यायपीठ किसी अपराधी को 1,000 रुपये से अधिक जुर्माना नहीं कर सकता है। यानी कोई अपराधी में पकड़ाता है तो वह 1,000 रुपये जुर्माना लगा सकता है, पेनल्टी चार्ज लगा सकता है, ठीक है ना। तो ये है हमारा ग्राम कचहरी के कार्य, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन की बात करें तो इसमें भारत में संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता को उल्लेख करें। 2 नंबर में इसे समझ लिया, थोड़ा 5 नंबर में समझ लेते हैं। भारत की संघीय शासन व्यवस्था की सबसे पहली शर्त क्या है। देखिए, सबसे पहली शर्त की हम बात करें ना इसमें, तो सबसे पहली शर्त के रूप में हम बात करें तो भारतीय संविधान के 2 तरह के सरकार की व्यवस्था की गई है। एक संपूर्ण राष्ट्र के लिए, जिसे संघीय सरकार या केंद्रीय सरकार कहते हैं, और दूसरा प्रांतीय इकाई यानी राज्य के लिए, जिसे चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री के नाम से जानते हैं, और केंद्रीय सरकार को प्रधानमंत्री, ठीक है ना। ऐसे संघीय शासन व्यवस्था में, संघीय शासन व्यवस्था का अर्थ यह हुआ कि केंद्र का जो राज करने वाला व्यक्ति है और राज्य स्तर पर जो राज करने वाला व्यक्ति है, दोनों जब मिलकर एक साथ काम करेंगे तो उसे हम केंद्रीय शासन व्यवस्था के नाम से जानेंगे, राइट। उसे हम केंद्रीय शासन व्यवस्था के नाम से बोलेंगे, कहेंगे, ठीक है ना। संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकार के कार्यों के क्षेत्र के बारे में बंटवारा कर दिया गया है। संविधान में यह बता दिया गया है कि भाई केंद्र के कार्य जो है ये केंद्र के कार्य इतना रहेंगे और राज्य के कार्य इतना रहेंगे। इसके लिए अलग अलग समवर्ती सूची तैयार कर दी गई है, लिख दी गई है, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आराम से राज्य सरकार अपना काम करता है, केंद्र सरकार अपना काम करता है, ठीक है ना। और इसमें जो पहले था अब इसे हटा दिया गया है। जम्मू कश्मीर राज्य के लिए विशेष प्रकार का दर्जा प्राप्त, जो आज के समय में ये खत्म हो गया है और पूर्णतः जैसे सभी राज्य के लिए है उसी तरह जम्मू कश्मीर को भी भारत के एक राज्य में शामिल कर लिया गया है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं। जो वहाँ का संविधान था उसे सारे चीज़ को बदल दिए गए, यानी हमारे लिए ये जितना थ्योरी था ये है नहीं, था के रूप में अब जाएगा कि ये था वहाँ पर, ठीक है ना। यानी जम्मू कश्मीर का अपना संविधान था, अब नहीं है, ठीक है ना। बिना उसकी सहमति के भारतीय संविधान के कई प्रावधान लागू किए गए थे जो कि अब नहीं है, ठीक है ना। उसे हटा दिया गया है, वहाँ के लिए अलग नियम कानून से सब नियम कानून को बदल दिया गया है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं। 3 नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए 3 के बाद में एक 4 नंबर भी क्वेश्चन है, उसके बाद अगला चैप्टर शुरू हो जाएगा। तो देखिए 3 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो 3 नंबर क्वेश्चन में ग्राम पंचायत संगठन कार्य के शक्तियों का वर्णन करें। देखिए ग्राम पंचायत की हम बात करें ना तो ग्राम पंचायत के बहुत बड़ा पावर होता है। यानी आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो सबसे पहले आपका केस जो है ग्राम पंचायत में दर्ज किया जाएगा। यदि ग्राम पंचायत के सरपंच ये लिख कर दे देता है कि नहीं मेरे बस की बात नहीं है और ये केस थोड़ा सा लंबा है तो आपके केस हाई कोर्ट में स्वीकार की जाती है, चली जाती है, ठीक है ना। इसका ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है, इसमें मेन प्रधान को मुखिया बनाया जाता है। हमारे क्षेत्र में लोग मुखिया कहते हैं बिहार में, और उत्तर प्रदेश में इसी मुखिया को प्रधान के नाम से ही जाना जाता है, प्रधान कहा जाता है। मुखिया की सहायता से एक उप मुखिया भी बना लिया जाता है कि ग्रामीण एरिया जो है बहुत ज़्यादा है तो उसमें एक उप मुखिया चुन लिया जाता है। ग्राम सभा में यह पंचायत की व्यवस्था सभा है और पंचायत क्षेत्र के अंदर रहने वाले प्रत्येक स्त्री और पुरुष जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम नहीं है इसके सदस्य नहीं हो सकते हैं। यानी ग्राम पंचायत के सदस्य होने के लिए कम से कम आपका उम्र 18 वर्ष होना चाहिए, ठीक है ना, समझ में आ गया।
और ग्राम रक्षा दल बनाए। ग्राम रक्षा दल आपको बनाते बताते हैं कि 18 से 30 वर्ष के जो युवाएं हैं, इन युवाओं को मिलाकर एक ग्राम रक्षा दल बनाया जाता है ग्रामीण क्षेत्र में। इनका मुख्य काम रहता है कि भाई आप ग्रामीण अपने गांव के एरिया में सुख शांति समृद्धि को कैसे बढ़ाया जाए, विकास कैसे लाया जाए, आधुनिकता कैसे लाई जाए, इन सब चीज़ों पर काम करें, ठीक है ना। लेकिन आजकल के तो 18 से 30 वर्ष के जो बच्चे हैं, जो युवाएं हैं, उनको तो इनसे कुछ मतलब ही नहीं है और वो करेंगे भी नहीं, वह तो वो गाँव की जो और बर्बाद करने में ही लगे हुए हैं, ठीक है। ग्राम कचहरी का यह ग्राम पंचायत का न्यायालय है और ग्राम पंचायत के अंतर्गत न्यायिक कार्य को भी देखता है, यानी इसमें कार्य भी है। जो कार्य है ग्राम पंचायत का, पहला चीज क्या है कि ग्राम पंचायत का प्रथम काम पंचायती क्षेत्र विकास के लिए वार्षिक बजट का तैयार करना कि एक वर्ष में, जैसे पंचवर्षीय योजना होता है ना, उसी तरह ये वार्षिक योजना होता है। ग्रामीण क्षेत्र में एक वर्ष में कितना काम करें, उसके लिए कितना रकम चाहिए, पहले ये चीज़ को तैयार करना है। दूसरा काम की बात करें तो ग्राम पंचायत प्राकृतिक आपदा से समय जो ग्राम पंचायत में कोई प्राकृतिक आपदा आए, भूकंप वगैरह आए, तो उसे लोगों की रक्षा करना, ठीक है ना। इसके अलावा अतिक्रमण हटाना पंचायत का एक महत्वपूर्ण काम है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो ग्राम पंचायत शैक्षणिक श्रमिकों को संगठित करता है, यानी सामाजिक कार्यों को ये भी देखता है, समाज के बातों को भी देखता है। अब थोड़ी और चीज़ें जान लेते हैं। 5-5 नंबर के क्वेश्चन में 2-2 नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे ग्राम पंचायत की शक्तियाँ, देखिए संपत्ति अर्जित करने, धारण करने, उसे निपटाने तथा उसकी संवैधिक करने की शक्ति, ये सारे जो है ग्राम पंचायत की शक्तियाँ है। गैर कानूनी काम हो रहे तो उस पर ग्राम पंचायत रोक लगा सकता है, उसकी सुनवाई कर सकता है, ग्राम पंचायत की शक्तियाँ है। ग्राम पंचायत की जितनी शक्तियाँ है ना, उसका हम 1/4 भाग भी उपयोग नहीं कर पाते हैं। सोचिए, जो वार्षिक कर है जैसे जल कर, स्वच्छता, मेलो हाटो, ये सब के प्रबंधित निर्बंधन, क्षेत्राधिकार में चलने वाले व्यवसाय नियोजन पर, इस सब पर कर लगाना, उनसे कुछ पैसे को इकट्ठा करते भी चलेगा काम, ठीक है ना। तो ये सारे ग्राम पंचायत की शक्तियाँ है। अब नगर निगम के प्रमुख कार्य, ये वाले क्वेश्चन के बारे में हम ऊपर चर्चा की कि नगर निगम के प्रमुख कार्य क्या है। सबसे पहले गली नली की सफाई करना, नालियों को साफ सुथरा रखना, शौचालय को सफाई करना, उनकी देखभाल करना, नगरीय क्षेत्र में कूड़ा कचरा गंदगी की सफाई करना, स्वच्छ पेयजल का प्रबंधन करना, ठीक है। गलियों में लाइट वगैरह की व्यवस्था करना, सारे चीज़ की साफ सफाई करना, पुलों वोलों को बनाना, तो रोड निर्माण में 6 अतिरिक्त कार्य है नगर पालिका के, वो भी बताया आपको। 11 महत्वपूर्ण कार्य है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ हमने आपको अभी पीछे क्वेश्चन में बता दी है, ठीक है ना। तो ये था हमारा दूसरा चैप्टर। मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिला होगा बोर्ड एग्जाम के लिए, और इसे आप लोग एक बार अवश्य देखिएगा और अच्छे से इसका तैयारी कर लीजिएगा। इसमें से क्वेश्चन आपका आता है 5 नंबर के, यानी नगर निगम वाला तो फेमस क्वेश्चन ही बार कैसे भी पूछता रहता है, ठीक है ना। तो चलिए अगले क्लास में हम चैप्टर 3 के साथ में मिलते हैं, और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, नए बच्चे सब्सक्राइब भी करेंगे, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ में, लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष के साथ में, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं आगे।